नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। वैसे तो आमतौर पर हम इस कार्यक्रम में राजस्थान की राजनीति पर चर्चा करते हैं, और आज एक बड़ी घटना हुई है। पूरे देश के न्यायिक प्रशासन के इतिहास में और प्रजातंत्र के इतिहास में, दोनों में बड़ी घटना है। बहुत छोटा सा चुनाव था, चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव, और सबसे ऊंची अदालत में जाकर न्याय की गुहार लगाई गई। सबसे छोटे से चुनाव में सबसे बड़ी अदालत ने इंटरवीन किया, और जो 8 वोट इनवैलिड करार दिए गए थे, अवैध करार दिए गए थे, उनकी गिनती कराई। कुल 36 वोटर थे। 12 वोट आए थे पीठासीन अधिकारी के अनुसार आपके प्रत्याशी के पास, 16 वोट मिले थे बीजेपी के प्रत्याशी को, और 8 वोट रद्द कर दिए गए थे। वो 8 वोट आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के थे। वो रद्द नहीं होते तो आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी मेयर बनता। रद्द होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया, सब कुछ देखा, वोट मंगवाए, आज कैसे अवैध घोषित किए गए, क्या किया गया, सब कुछ जाना उन्होंने, और पीठासीन अधिकारी के खिलाफ केस चलाने के लिए भी कहा, और उन 8 वोटों को वैलिड मानते हुए गिनती करवाकर घोषित किया कि मेयर आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार होंगे। ये एक बड़ी घटना है, इसलिए कि एक बहुत छोटा सा चुनाव, उसमें हुई धांधली को कितने बड़े स्तर पर जाकर सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई किया। बहुत सारे उदाहरण हैं। इंदिरा गांधी का चुनाव भी रद्द किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। जगमोहन लाल सिन्हा जस्टिस थे, जिसकी वजह से बाद में इमरजेंसी लगी। एक जगदम्बिका पाल मुख्यमंत्री हुए थे, ओवरनाइट उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। 24 घंटे में अदालत ने उनके मुख्यमंत्री पद की शपथ को शून्य घोषित कर दिया था, जैसे शपथ हुई नहीं ऐसा मान लिया जाए। 24 घंटे में सरकार बदली। कई बार इसको न्यायिक एक्टिविज्म कहते हैं। कई बार न्यायिक एक्टिविज्म ने, यानी ये जो हमारे 3 बड़े पिलर हैं, जुडिशरी, विधायिका और कार्यपालिका, इसमें जो थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस है, एक दूसरे को अपनी सीमा लांघने से रोकने की थ्योरी जो है, अमेरिकन थ्योरी, वो हमारे प्रजातंत्र में है। उसका ज्वलंत उदाहरण आज देखने को मिला। किस तरह एक पीठासीन अधिकारी के फैसले में की गई धांधली को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके नलीफाई किया, शून्य किया, और जो वास्तव में बहुमत लेकर आए थे उनको मेयर घोषित किया। मैं समझता हूं भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक छोटी सी घटना को भी, कि जो बहुत दूर तक होने वाले असर हैं, इन पर लोगों की नज़र रहेगी। और लोकतंत्र स्वतंत्र है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, संविधान के अनुसार रूल ऑफ लॉ है हमारे यहाँ पर, ये इससे साबित होता है। चलिए, आज की दूसरी बड़ी खबर तो ये है कि राज्यसभा की 3 सीटें राजस्थान की थी। तीनों सीटों पर निर्विरोध चुन लिए गए, और सोनिया गांधी भी उनमें एक है कांग्रेस से, जो अब 6 साल तक राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी। हालांकि इसको अमित शाह ने आज बीकानेर की अपनी सभा में अपमान बताया राजस्थान की जनता का, कि सोनिया गांधी को राजस्थान से चुन के भेजा गया। अब इसमें तो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन 2 बीजेपी के प्रत्याशी जीते, मदन राठौड़ और एक और जो खड़े हुए थे, लेकिन निर्विरोध होना तय था। घोषणा आज हुई है। अब मैं जाना चाहता हूं आज के अमित शाह के दौरे पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले बीकानेर पहुंचे, कार्यकर्ताओं के साथ साथ बूथ मैनेजमेंट कमेटी की बैठक ली, और उन्होंने जो बंद दरवाजे के भीतर बैठक थी, मीडिया में अलाउ नहीं था, उसके अंदर उन्होंने जीत का मंत्र दिया। 25 में से 25 सीटें जीतने के लिए क्या करना है, कितनी कड़ी मेहनत करनी है, इसका संदेश दिया। और 3 जो प्रभारी मंत्री थे, उन 3 लोकसभा क्षेत्रों के, उस बीकानेर के, गंगानगर के, उनको कहा उन्हें किस तरह काम करना चाहिए। इसमें अविनाश गहलोत शामिल हैं, मेजर सिंह खींवसर शामिल हैं, सुमित गोदारा शामिल हैं,
उनको कहा कि पन्ना प्रमुख तक के काम 2 दिन में निपटाइए, मैं किसी दिन रात को 12 बजे फोन करके आपसे पूछ सकता हूं, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो उन्होंने बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए और कार्यकर्ताओं को जागृत रखने के लिए संगठनात्मक दृष्टि से क्या क्या काम करने हैं 25 की 25 सीटें जीतने के लिए इसका मंत्र दिया। 25 सीटें पिछली बार भी एनडीए ने जीती थी, 24 बीजेपी खाते में थी, एक उनके साथ अलाई थे हनुमान बेनीवाल, वो जीते थे। इस बार सभी 25 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, किसी के साथ कोई समझौता नहीं। इसके बाद उदयपुर गए। उदयपुर में उन्होंने बहुत सारी बातें की, राम मंदिर को लेकर बातें की, उदयपुर में उन्होंने सोनिया गांधी को लेकर की, कांग्रेस को लेकर की, और उन्होंने मंत्रियों से तो कहा ही एक धरातल पर काम करें, लेकिन साथ ही कार्यकर्ताओं से कहा है कि पूरी मेहनत के साथ लग जाएं। तो देखते हैं कि जो संकल्प उन्होंने दिलाया 25 की 25 सीटें जीतने का, क्या तो कहा अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं से उदयपुर में, और क्या कहा मुख्यमंत्री भजनलाल और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। आइए सुनते हैं। हमने वादा किया था हिमाचल में पालमपुर कार्यकारिणी में कि हम राम मंदिर बनाएंगे। भगवान राम जो करोड़ों लोगों के आराध्य है, वो एक टेंट में अपमानित होकर अपना स्थान गंवाकर बैठे थे। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी ने प्रभु श्री राम के मंदिर के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। कहीं पर भी इनकी मंशा नहीं थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। हम कहते थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे और वहीं बनाएंगे जहां रामलल्ला का जन्म हुआ था, मगर हमें ताने लगाए जाते, कब बनाएंगे, कब बनाएंगे। और इस 22 जनवरी 2024 को वो दिन आ गया, मोदी जी ने रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कर पूरे भारत को हर्षित और आनंदित। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जो अयोध्या में रामलला इतने 500 वर्षों के बाद दिव्य और भव्य मंदिर में विराजे, उसके बाद कांग्रेस ने जो विरोध किया उस बात को छोड़कर मालवीय जी ने भी कहा अब मैं कांग्रेस को छोड़ता हूं और भारतीय जनता पार्टी को के साथ आता हूं। वह भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने वागड़ क्षेत्र में एकलव्य मॉडल स्कूल दिए, वंदन योजना दी, हाईवे दिया, रेलवे दिया, हर गरीब को आवास दिया, शौचालय दिया, मॉडल स्कूल दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, और अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का मंदिर दिया। अब मैं कांग्रेस में नहीं रह सकता, मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता हूं। और आज इसीलिए आज ये भी आज इस मंच पर बैठे हैं आदरणीय गृह मंत्री महोदय, मैं पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए ये विश्वास दिलाता हूं कि तीनों लोकसभा के कार्यकर्ता ये कमल के फूल का इंतजार कर रहे हैं। इनका प्रत्याशी कमल का फूल है और लोकसभा चुनाव में तीनों लोकसभा क्षेत्र से कमल खिलाने के लिए ये मेवाड़, वागड़ और कांठल के कार्यकर्ता तैयार बैठे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को 2 महीने हुए हैं और 2 महीने के अंदर जो हमने संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे, हमने उन वादों को पूरा करना प्रारंभ कर दिया है। आपने देखा होगा कि हमने वायदा किया था कि हम रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। हमारी 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 25 दिसंबर को हमने ये फैसला लिया था और 1 जनवरी से 450 रुपए में सिलेंडर देना हमने प्रारंभ कर दिया, जिसका फायदा राजस्थान के लगभग 74 लाख महिलाओं को यह फायदा मिलने वाला है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था कि किसान सम्मान निधि 6000 से बढ़ाकर के 12000 की जाएगी। केंद्र से हमारी सरकार को 6000 रुपए मिलते हैं और हमने चरणबद्ध तरीके से 2000 रुपए किसान सम्मान निधि बढ़ाने का हमने काम किया है और हमने 6000 से 8000 रुपए सम्मान निधि को किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था कि हम किसानों की एमएसपी का दाम बढ़ाएंगे गेहूं का और हमने 2275 से
125 रुपए बढ़ा करके किसानों की गेहूं की एमएसपी का दाम 2400 रुपए करने का काम हमने किया है। हमने कहा क्या नकल हुई थी 19 पेपरों में से 17 पेपरों में नकल हुई। हमने कहा हम एसआईटी गठित करेंगे। हमने एसआईटी गठित करने का काम किया क्योंकि युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ था और हमने एसआईटी गठित भी की और उनको पकड़ना भी प्रारंभ कर दिया। ऐसे हमने 25 लोगों को जिन्होंने नकल कराई थी ऐसे 25। उदयपुर के बाद अमित शाह जयपुर आए। जवाहरनगर स्थित महेश्वरी स्कूल के भव्य सभागार में उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। अनुच्छेद 370 और दूसरी उपलब्धियां गिनाई और भाजपा सरकार का जो रोड मैप है वो उन्होंने सामने रखने की कोशिश की, बुद्धिजीवियों को बताने की कोशिश की कि हम किस रास्ते देश को ले जा रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या तो कहा अमित शाह ने और क्या कहा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। आज लगातार माननीय गृह मंत्री जी के कार्यक्रम, पहले बीकानेर में तीन लोकसभा की प्रबंधन समिति की बैठक, उसके बाद उदयपुर में 3 लोकसभा के बूथ स्तर से ऊपर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और लगातार अब ये जयपुर राजधानी में ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन। जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और हमारा देश आगे ही नहीं, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के राजनीतिक पार्टियां और राजनेताओं को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि 2014 से पहले देश की जो स्थिति थी। आप सब प्रबुद्ध जनों के माध्यम से राजस्थान की जनता का धन्यवाद भी करने आया हूं और आशीर्वाद भी मांगने आया हूं। धन्यवाद इसलिए कि 2014 में हम आपके सामने आए, झोली फैलाई, आपने कमल से हमारी झोली भर दी। 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी। 2019 में हम आए, हमने हमारी झोली फैलाई, फिर से एक बार आपने मोदी जी पर भरोसा करा और सभी सीटें, और अभी विधानसभा का चुनाव आया, हम आपके सामने आए, हमने कहा डबल इंजन सरकार बनाइए, राजस्थान के विकास के लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। आपने फिर से एक बार मोदी जी को भरोसा किया और भजनलाल जी को मुख्यमंत्री, और आशीर्वाद इसलिए मांगना है कि 10 साल के अंदर भारत के गौरव को पाताल से आसमान तक पहुंचाने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता के सामने, इस देश के युवाओं के सामने, इस देश की माताओं के सामने, इस देश के किसान और प्रबुद्ध जनों के सामने एक लक्ष्य रखा है। बहुत पिछड़ गए हम, विकास की रेस में काफी पिछड़ गए। अब समय आ गया है दुनिया में सर्वप्रथम भारत हो इसका, और 2047 तक भारत आत्मनिर्भर भी होगा और सबसे पहले भी होगा, ये संकल्प लेंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत सतर्क है, बहुत संगठित है, बहुत सक्रिय है, और कांग्रेस जो एकमात्र पार्टी है भाजपा के सामने राजस्थान में, वो 25 सीटों पर कैसे तो उम्मीदवार तक उतारेगी और कैसे चुनाव लड़ पाएगी, यह यक्ष प्रश्न हर किसी के जेहन में है। और भाजपा भी जब उम्मीदवार उतारेगी तो क्या विधानसभा चुनाव में हारे हुए सांसदों को और दूसरे हारे हुए लोगों को क्या मौका देगी, खासतौर पर राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, इन दोनों को अजमेर और
राजसमंद से चुनाव लड़ाने की चर्चा है, राजेंद्र राठौड़ को जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ाने की भी बात चल रही है। हवा में बहुत सी बातें हैं। अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी मात्र 33-35 हज़ार वोट ले पाए विधानसभा चुनाव में। देवजी भाई पटेल 30,000 वोट ले पाए मात्र। क्या इनको आजमाया जाएगा फिर से दोनों सांसदों को लोकसभा में? नरेंद्र कीचड़ को अब मौका दिया जाएगा? ये सारे सवाल अभी तैर रहे हैं। इनके जवाब नेचुरली दिल्ली से ही आएंगे। दिल्ली से क्या राजनीति बनती है, क्या रणनीति बनती है, क्या नीति बनती है, उसके बाद हमें पता लगेगा। भाजपा ने फिलहाल कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज को लिया अपने साथ। कल महेंद्र जीत सिंह मालवीय के आए, सब जगह चर्चा चल पड़ी कि एक के बाद एक कितने कांग्रेस के दिग्गज, यशपाल मिर्धा आते हैं क्या, और बहुत सारे पूर्व मंत्रियों के नाम, राजेंद्र यादव का नाम लिया जा रहा है, कटारिया का नाम लिया जा रहा है कि क्या ये एक के बाद एक बीजेपी में शामिल होंगे। कल मैंने समीक्षा की थी थोड़ी सी महेंद्र जीत सिंह मालवीय की, जो आज कह रहे हैं कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में था 35 साल पहले। आज 35 साल बाद वहाँ गया हूँ तो वो मेरे घर पहुँचा हूँ मैं। 35 साल तक उनको घर याद नहीं आया। कोई बात नहीं, घर याद आया। पर सबसे बड़ी दो बातें मैं कहना चाहता हूँ कि सांसद कनकमल कटारा बीजेपी के डूंगरपुर से हैं। इस बार मौका बीजेपी के व्यक्ति, बांसवाड़ा के व्यक्ति को दिया जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने 30 साल तक बीजेपी को कोसा है कांग्रेस के मंच पर, और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़के चुनाव दर चुनाव शिकस्त दी बीजेपी को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैसे अपना नेता स्वीकार करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त ये बात भी कहना चाहता हूँ, एक नेता है वहाँ पे हकरू मैडिया। हकरू मैडिया को बांसवाड़ा से चुनाव लड़ने से रोका गया था विधानसभा का, और ये आश्वासन दिया गया था कि आपको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, ऐसा मेरी जानकारी में। कोई मना भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में है कि ऐसा आश्वासन दिया गया था। हालांकि बांसवाड़ा की वो सीट फिर भी बीजेपी हारी, लेकिन हकरू मैडिया इस उम्मीद से थे, उस जगह के आदिवासी नेता है और उनका बड़े लोकप्रिय नेता है वहाँ के। उनको ये विश्वास था कि लोकसभा चुनाव में पार्टी उनको उतारेगी। अब महेंद्र जीत सिंह मालवीय के आने के बाद उनकी क्या सोच होगी या पार्टी का क्या फैसला होगा उन दोनों को लेके, इस पर सबकी नज़र रहेगी। एक बात और मेरे को आज बीजेपी के कुछ ऐसे लोगों ने कही जिनके बागी नेताओं ने चुनाव जीत लिया विधानसभा का। उन बागियों में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बीजेपी विचारधारा के थे और जीतते ही बीजेपी कार्यालय पहुंच भी गए जयपुर। कहा हम तो आपके ही हैं, आप ही के रहेंगे। लेकिन उनका साथ देने की वजह से जिनको निकाला गया था पार्टी से, उनको लेने के बारे में कोई चर्चा कहीं है क्या, जबकि उनके द्वारा सपोर्ट किए गए नेता जीत कर आ गए विधानसभा में, और उनमें से अधिकांश के पीछे आरएसएस के लोग ही थे, चुनाव लड़ने के पीछे बीजेपी के लोग ही थे। तो एक ऐसे नेता ने जिन्हें पार्टी ने निष्कासित कर रखा है, आज महेंद्र जीत सिंह मालवीय की कांग्रेस से भाजपा में आने पर एक टिप्पणी की, घर के पूत कंवारा डोले पड़ोसिया का फेरा। तो ये जो घर के पूत हैं जिन्हें आपने विधानसभा चुनाव में किन्हीं वजहों से निकाल दिया, वो 20 साल से 25 साल से 30 साल से आपकी पार्टी का झंडा लेकर खड़े थे, और उनके नेता जो चुनाव जीतकर विधायक बन गए वो भी आपके प्रति आस्थावान हैं, आपको भले उनकी जरूरत हो या ना हो, पर लोकसभा चुनाव में उनके समर्थक आपको चाहिए, उनका सहयोग आपको चाहिए, वो आपके अभियान का हिस्सा बने। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को जैसे कांग्रेस से वो लेकर आ रही है नेताओं को, वैसे ही अपने उन नेताओं को वापस पार्टी में शामिल करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए? ये प्रश्न मैं आज पेनल्टी कॉर्नर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सामने रखकर जा रहा हूँ। ये निश्चित है कि राज बीजेपी का रहेगा 5 साल। ये भी निश्चित है कि लोकसभा में जो नतीजा आ रहा है वो सबको एक तरह से दिखाई सा दे रहा है, राजस्थान का तो कम से कम। उसके बाद क्या वो लोग जो भाजपा का झंडा लेकर पिछले 25 साल से कार सेवा में भी गए, कहाँ जब नाम लेवा नहीं था कोई पार्टी का तब भी वो बीजेपी का झंडा लेकर खड़े थे, किन्हीं स्थानीय मुद्दों पर किन्हीं वजहों से
वो भाजपा के सामने बगावत करने वाले प्रत्याशी के साथ खड़े हो गए। उनमें बहुत सारे लोग संघ के हैं, संघ परिवार के, विचार परिवार के। उनकी आस्था निष्ठा पर कोई संदेह नहीं। क्या वो पार्टी के दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे और टुकुर टुकुर निहारते रहेंगे कि पार्टी हमारी तरफ देखती है या नहीं, या जो विधायक उनके समर्थन से जीत कर आए निर्दलीय, वो उन्हें पार्टी में वापस लाने की कोई कोशिश करते हैं या नहीं, ये एक राजनीति का अहम मुद्दा होने वाला है। मैं इशारे में अपनी बात कहकर जा रहा हूँ। नमस्कार।